नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। टाइम्स नाउ भारत के मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन न्यूज उदय में आप सभी का बहुत स्वागत है। इस बुलेटिन में हम आपको देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें दिखाएंगे। बुलेटिन में वायरल खबरों का फैक्ट चेक भी करेंगे। खबरें आपके काम की भी होंगी, लेकिन सबसे पहले देखिए 5 मिनट में 25 बड़ी खबरें। वाले हैं। आज वो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के साथ बैठक करेंगे। साथ ही आईबी के अधिकारी, सीआरपीएफ और एनआईए के अधिकारियों के साथ भी अहम बैठक करेंगे। अमित शाह जम्मू कश्मीर के यूथ क्लब को भी संबोधित करेंगे। श्रीनगर से शारजाह की पहली सीधी उड़ान को भी हरी झंडी दिखाएंगे। कल अमित शाह 2 मेडिकल कॉलेजों की आधारशिला रखेंगे। इसके साथ ही उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक भी की जाएगी। एनआईए ने शुक्रवार को 6 जिलों में कार्रवाई की है और जम्मू कश्मीर से 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। कई आतंकियों के घरों पर भी एनआईए ने छापा मारा है। जम्मू कश्मीर में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले के बाद अल्पसंख्यक बाहुल्य इलाकों में पुलिस और सीआरपीएफ अब ड्रोन के जरिए नजर रख रही है। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा बल पूरी तरह तैनात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आत्मनिर्भर भारत स्वयं पूर्ण गोवा के लाभार्थियों से संवाद करेंगे। सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत होगी, जिसमें गोवा के सीएम भी मौजूद रहेंगे। दिल्ली में कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की आज बड़ी बैठक होने वाली है। यूपी के 40 से 50 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर फैसला हो सकता है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बैठक में शामिल होंगे। यूपी में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस आज से प्रतिज्ञा यात्रा की शुरुआत करेगी। बाराबंकी में यात्रा को प्रियंका गांधी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगी। सीएम योगी आज यूपी के कई इलाकों का दौरा करने वाले हैं। कई विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर और वाराणसी में सीएम के कार्यक्रम हैं। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए बिहार सरकार जल्द ही चौपाल शुरू करने वाली है। सीएम नीतीश कुमार रबी महाअभियान रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। एनसीबी ने अनन्या पांडे को सोमवार को फिर पूछताछ के लिए बुलाया है। शुक्रवार को करीब 4 घंटे तक एनसीबी ने अनन्या पांडे से सवाल जवाब किए। इससे पहले गुरुवार को भी उनसे पूछताछ हुई थी। भोपाल के केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 के परिसर में नमाज पढ़े जाने को लेकर सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि कैंपस में लड़कियों की सुरक्षा पर खतरा मंडरा रहा है। पटना के मसौड़ी के धनरुआ थाने के मोरियामा गांव में चुनाव प्रचार को रोकने पहुंची पुलिस टीम पर फायरिंग की गई है। 25 पुलिसकर्मी इस घटना में घायल हुए हैं। वहीं एक ग्रामीण की मौत की भी खबर है। गुजरात के दाहोद में नशे के खिलाफ पुलिस का बड़ा अभियान जारी है। 3 खेतों में गांजे की खेती को जब्त किया गया है। खेत का मालिक भी गिरफ्तार हुआ है। जब्त गांजे की कीमत करीब 3 करोड़ रुपए बताई जा रही है। 20 रुपए चुराने पर 8 साल की मासूम को तालिबानी सजा मिली है। दुकानदार ने घंटों तक उसे बंधक बनाकर रखा है। इसका वीडियो भी वायरल हो चुका है। भारत दौरे पर पहुंची ब्रिटेन की विदेश सचिव एलिजाबेथ से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मुलाकात की है। भारत ने नीरव मोदी और विजय माल्या के प्रत्यर्पण के साथ ही वीजा का मुद्दा उठाया है। क्वाड देशों के साथ हाई वोल्टेज मालाबार एक्सरसाइज के बाद भारत अब यूनाइटेड किंगडम के साथ सैन्य अभ्यास करेगा। अरब सागर में ब्रिटिश रॉयल नेवी के साथ संयुक्त अभ्यास भारतीय सेना करेगी। बॉर्डर पर चीन और पाकिस्तान की गतिविधियों को लेकर भारतीय सेना अलर्ट मोड में है। सोमवार को बड़े सैन्य अधिकारी हाई लेवल बैठक करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल अंजुम जल्द ही पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई के नए चीफ का पद संभालेंगे। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान की ओर से आज नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिर में तोड़फोड़ के खिलाफ आज 150 देशों में विरोध प्रदर्शन होगा। इस्कॉन के केंद्रों पर प्रदर्शन और प्रार्थना सभाएं की जाएंगी। मोदी सरकार ने सैनिकों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। अब छुट्टी के दौरान भी किसी सैनिक की मौत होने पर उसे ऑन ड्यूटी मौत माना जाएगा। ऐसे ही जवानों को शहीदों का दर्जा दिया जाएगा। साथ ही उनके परिजन को मुआवजा मिलेगा। कोरोना का खतरा कम होते ही देश में कई कंपनियां अब वर्क फ्रॉम होम खत्म करना चाहती हैं। बेहतर प्रोडक्टिविटी, कर्मचारियों के रिलेशन, हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर और डेटा प्राइवेसी जैसी वजहों को लेकर एम्प्लॉयर अब अपने कर्मचारियों को ऑफिस बुलाना चाहते हैं। एक सर्वे में ये खुलासा हुआ है। भारतीय डाक विभाग में नौकरी के लिए बेहतरीन मौके हैं। दिल्ली सर्किल में स्पोर्ट्स कोटा के तहत अलग अलग पदों पर भर्तियां निकली हैं। 12 नवंबर तक आवेदन किए जा सकते हैं।
हरियाणा सरकार ने सब्जियों में बांस स्टैकिंग और लोहे की स्टैकिंग का प्रयोग करने के लिए किसानों को 50 से लेकर 90% तक अनुदान देने का फैसला लिया है। योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को बागवानी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। यूपी की गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस ने नेशनल हाईवे 9 पर ट्रैफिक डायवर्जन की घोषणा की है। गंगा वाटर लाइन की मरम्मत की वजह से ट्रैफिक में बदलाव किया गया है। और चलिए इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह आज से 3 दिवसीय जम्मू कश्मीर दौरे पर हैं और अमित शाह उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा की बैठक भी करेंगे, अध्यक्षता करेंगे। वो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल, आईबी के अधिकारी, सीआरपीएफ और एनआईए के डीजी, आर्मी अधिकारी और जम्मू कश्मीर के डीजीपी के साथ भी बैठक करने वाले हैं। तो जम्मू कश्मीर दौरा गृह मंत्री अमित शाह का काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। 3 दिन तक वो जम्मू कश्मीर में ही रहेंगे, जहां पर सुरक्षा समीक्षा की बैठक का जायजा लेंगे। आर्मी के अधिकारियों के साथ भी मुलाकात करने वाले हैं अमित शाह। और फिलहाल जो वहां पर स्थिति बनी हुई है उसको लेकर के क्या पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, इस बारे में भी जानकारी ली जाएगी। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है या फिर नहीं, वहां पर किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं, इस बारे में जानकारी लिया जाएगा। और कश्मीर दौरे पर 3 दिन के जम्मू कश्मीर दौरे पर है गृह मंत्री अमित शाह और घाटी में जिस तरीके के हालात बीते दिनों बने हैं उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा काफी अहम होता है। आतंकियों की कायराना करतूतों का जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। कई जगह एनकाउंटर में आए दिन दहशतगर्दों को ढेर किया जा रहा है। इस बीच देश के गृह मंत्री अमित शाह आज केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का दौरा करने वाले हैं। शाह का आज से 3 दिनों का जम्मू कश्मीर दौरा है, जहां वे प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। साथ ही उपराज्यपाल से चर्चा कर हालात का जायजा लेंगे। श्रीनगर पहुंचने के बाद शाह सबसे पहले दोपहर 12:30 बजे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात करेंगे, जिसके बाद डीजीपी, एनआईए के डीजी के साथ बैठक करेंगे। आईबी और सीआरपीएफ के अधिकारी भी बैठक में मौजूद रहेंगे। शाम 4:45 बजे यूथ क्लब को संबोधित करेंगे। वहीं अमित शाह शाम 6 बजे शारजाह से श्रीनगर के बीच चलने वाली फ्लाइट को भी हरी झंडी दिखाएंगे। रविवार को मेडिकल कॉलेजों की आधारशिला रखेंगे। इसके साथ ही सुरक्षा को लेकर हाई लेवल मीटिंग भी लेंगे। जम्मू कश्मीर में पिछले दिनों से हो रही टारगेट किलिंग के बाद सुरक्षा बल बहुत ही अलर्ट मोड पर हैं। ऐसे में आईएसआई की नापाक साजिश को करारा जवाब देने के लिए भी शाह का यह दौरा अहम माना जा रहा है, जिसे ध्यान में रखते हुए श्रीनगर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पूरे केंद्र शासित प्रदेश में सीआरपीएफ की 15 और कंपनियों को तैनात किया गया है। श्रीनगर के लाल चौक में लोगों की तलाशी ली जा रही है। यहां सीआरपीएफ की 132वीं बटालियन और क्विक एक्शन टीम की महिला कमांडो चेकिंग में जुटी हुई हैं। सुरक्षा बलों की तैनाती के अलावा हाईटेक ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है। शाह के दौरे से पहले पूरे श्रीनगर को एक तरह से किले में तब्दील कर दिया गया है। नापाक मंसूबों को अंजाम देने की कोशिशों में जुटे आतंकियों के खिलाफ किसी बड़े एक्शन की सुगबुगाहट है। वैसे तो सेना का ऑपरेशन ऑल आउट जारी है, लेकिन गृह मंत्री के जाने से घाटी में आतंक पर किसी बड़ी चोट की तैयारी से इनकार नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। तो जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग पर आतंकवादी दहशत फैलाने की साजिश लगातार रच रहे हैं, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। कश्मीर में अल्पसंख्यक बाहुल इलाकों में ड्रोन से बाकायदा नजर भी रखी जा रही है और वहीं दूसरी तरफ एनआईए ने एक बार फिर से टेरर नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 8 लोगों को अरेस्ट किया है। घाटी में आतंक की जड़ों पर सुरक्षा बल लगातार वार कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में आतंक की कमर तोड़ने और टेरर फंडिंग को रोकने के लिए भी काम तेजी से जारी है। ऐसे में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने 6 जगह छापा मारा है और 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। एनआईए ने जम्मू कश्मीर के 6 जिलों में एक साथ छापा मारा, जिसमें सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए कई आतंकवादियों के आवास भी शामिल है। साथ ही कश्मीर के प्रमुख शहरों में आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन और अल बद्र से जुड़े कई स्थानों पर भी तलाशी ली गई है। टेरर फंडिंग के साथ ही आतंकियों के नापाक मंसूबों पर पानी फेरने की तैयारी हो चुकी है। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद से ही दहशतगर्द बौखलाए हुए हैं और निर्दोष लोगों को निशाना बना रहे हैं।
खासकर हिंदुओं को टारगेट कर 1990 की तरह डर का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब टेररिस्ट एक्टिविटीज के खात्मे को लेकर सुरक्षा बलों ने अलग प्लानिंग की है। अल्पसंख्यक बाहुल्य इलाकों में पुलिस और सीआरपीएफ अब निगरानी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है। सीआरपीएफ के डीआईजी ऑपरेशन मैथ्यू ए जॉन ने बताया कि लोगों को सुरक्षा देने के लिए ये कदम उठाया गया है। जो इंसिडेंट्स आपके सामने हुए हैं उसको बेसिस पर एक ड्रोन ग्रिड श्रीनगर सिटी में बनाया है, डीजी JNK और आईजी सीआरपीएफ मिलके। तो उसी के सिलसिले में ये ड्रोन उड़ाया जा रहा है। बेसिकली उसको उड़ाने के एक ही मकसद है, माइनॉरिटी इलाके को ज़्यादातर हमारे नज़र पहुँचे और उनको जितना सिक्योरिटी दे सकते हैं वो देने का। यानी एक बात तो तय है कि आतंक के खिलाफ हमारी सेना हर मोर्चे पर तैनात है, तो बाकी सुरक्षा एजेंसियां और सरकार का उन्हें पूरा सपोर्ट है। मतलब साफ है कि घाटी में फन फैला रहे आतंकियों का सफाया निश्चित है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। तो आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए अब जम्मू कश्मीर के युवा आगे आ रहे हैं और सेना से ट्रेनिंग भी ले रहे हैं। इसमें बड़ी संख्या में लड़कियों की भी हाजिरी है। यहाँ पर राजौरी में सेना इन युवाओं को बाकायदा ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। कश्मीर में आतंक पर डबल अटैक, घाटी के युवा करेंगे आतंक का सफाया, हथियार चलाने की ले रहे हैं ट्रेनिंग। बोर्ड पर लिखा है एक गोली एक दुश्मन। संदेश साफ है, आतंकियों का एक ही इलाज है, सिर्फ और सिर्फ गोली। यहां जोश है, जुनून है और जज्बा है। कोई धरती पर लेटकर निशाना साध रहा है तो कोई खड़े खड़े टारगेट पर आंखें गड़ाए हुए है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ कोई बड़ा ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन ये हकीकत नहीं है। ये नजारा जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले का है, जहाँ आतंकियों से खुद मुकाबला करने के लिए युवाओं को आत्मनिर्भर होने की ट्रेनिंग दी जा रही है, ताकि अपनी सुरक्षा खुद करने के साथ ही सुरक्षा बलों की भी मदद कर सकें। यहाँ पे ना हमने बंदूक से गोली चलाने की बंदूक से गोली चलाना सीखा है आर्मी की तरफ से। और यहाँ पे अगर बाय चांस हमारे साथ कुछ हादसा या फिर मिलिटेंसी के दौरान कुछ हो जाए तो हमें इसी ट्रेनिंग के दौरान हम अपनी सेफ्टी खुद कर सकते हैं या फिर एरिया गांव की सुरक्षा के लिए कुछ कर सकते हैं। आर्मी के जवान घाटी के नौजवानों और युवतियों को हथियार चलाने का प्रशिक्षण दे रहे हैं, ताकि वो किसी भी आतंकी हमले का सामना कर सके। जाहिर है, इस ट्रेनिंग से घाटी के युवाओं का हौसला बढ़ गया है। यह आर्मी की तरफ से ट्रेनिंग दी जा रही है। यहाँ मिलिटेंसी एरिया है, लड़के और लड़कियों को एक समान ही समझा जाता है यहाँ। और जो ट्रेनिंग आर्मी वाले दे रहे हैं वो इनके लिए सही भी है, अपनी सुरक्षा के लिए। सुरक्षा बलों का एक ही मकसद है, घाटी से आतंक का सफाया। इसके लिए सेना ऑपरेशन ऑल आउट भी चला रही है और इसी रणनीति के तहत LAC से सटे राजौरी जिले के लाम सेक्टर में भारतीय सेना ने विलेज डिफेंस कमेटी यानी कि VDC से जुड़े लोगों के लिए ट्रेनिंग कार्यक्रम का आयोजन किया। अब VDC मेंबर्स सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आतंकियों का सामना करने के लिए तैयार हैं। ट्रेनिंग कैंप में भाग लेने वाली युवतियों का कहना है कि हम अपनी और अपने गांव की सुरक्षा खुद कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में टेरिटोरियल आर्मी के जवान पहले ही आतंकियों के खिलाफ मुस्तैदी से डटे हुए हैं और अब युवाओं को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। ऐसे में अब घाटी में आतंकियों की खैर नहीं है। वे युवक और युवतियां अब खुद अपने गांव और अपने इलाके को महफूज रखने में सक्षम हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। और अब देखिए आपके राज्य की बड़ी खबरें। यूपी में अपने चुनाव अभियान को रफ्तार देने के लिए कांग्रेस पार्टी आज से प्रतिज्ञा यात्रा शुरू करेगी। बाराबंकी में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी इसे हरी झंडी दिखाने वाली हैं। ये प्रतिज्ञा यात्राएं वाराणसी, बाराबंकी और सहारनपुर से शुरू होंगी और प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जाएंगी। तीनों यात्राएं प्रदेश के 28 जिलों से गुजरेंगी। प्रतिज्ञा यात्रा के तहत यूपी के 4 इलाकों में 12,000 किलोमीटर की यात्रा निकालने की योजना है। 31 अक्टूबर को गोरखपुर में प्रियंका गांधी की बड़ी रैली करने की तैयारी चल रही है। इस वजह से फिलहाल 3 यात्राओं का कार्यक्रम तैयार हुआ है, जो बुंदेलखंड क्षेत्र, पश्चिमी यूपी क्षेत्र और अवध क्षेत्र में 23 अक्टूबर से 1 नवंबर तक चलेंगी।
पूर्वी यूपी में यात्रा गोरखपुर रैली के बाद निकाली जाएगी। इस यात्रा के जरिए कांग्रेस अपने बड़े वादों को लोगों के बीच लेकर जाने वाली है, जिसे प्रतिज्ञा का नाम दिया गया है। इससे पहले प्रियंका गांधी वाड्रा बाराबंकी के हरख इंटर कॉलेज के मैदान पर जनसभा को संबोधित करेंगी, जिसमें वह कांग्रेस की बाकी 6 प्रतिज्ञाओं की घोषणा भी करेंगी। पहली प्रतिज्ञा के तौर पर वह यूपी विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस की ओर से 40% टिकट महिलाओं को देने और पार्टी के सत्ता में आने पर इंटरमीडिएट पास छात्राओं को स्मार्टफोन और स्नातक छात्राओं को इलेक्ट्रिक स्कूटी देने का ऐलान कर चुकी हैं। बिहार में 2 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर चुनाव प्रचार का सिलसिला जारी है। ऐसे में कल कांग्रेस के स्टार प्रचारक कन्हैया कुमार ने कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल और जिग्नेश मेवानी के साथ पटना में कार्यक्रम किया। यहां उन्होंने सदाकत आश्रम में आयोजित पार्टी के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान प्रदेश नेतृत्व ने कन्हैया समेत तीनों नेताओं का सम्मान किया। वहीं पार्टी में आने पर उनका स्वागत भी किया गया। इस बीच एक सभा का भी आयोजन किया गया। सभा को संबोधित करते हुए कन्हैया कुमार ने इशारों में ही आरजेडी और तेजस्वी पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि 30 साल में उन लोगों ने कांग्रेसी वोटर के लिए क्या किया है, इसका जवाब दें। उन्होंने कहा कि एक पढ़ा लिखा इंसान लठेत वाली भाषा बोलता है। कन्हैया ने ये भी कहा कि बीजेपी के खिलाफ जो लड़ना चाहते हैं वो कांग्रेस के साथ होंगे, जो ऐसा नहीं चाहते हैं वो केवल गुणागणित करते रहेंगे। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर लमखागा पास के इलाके में बर्फबारी का शिकार हुए पर्यटकों के दल के 2 और लोगों का शव शुक्रवार को मिला है। बर्फबारी के बाद 11 लोग लापता हुए थे, जिनको ढूंढने का काम जारी है। अब तक 7 लोगों के शव मिल चुके हैं और 2 लोगों को बचा लिया गया है। अभी 2 लोग और लापता हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। आईटीबीपी के प्रवक्ता विवेक कुमार पांडे ने बताया कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर लमखागा पास के इलाके में बर्फबारी हुई है। जो लोग वहां ट्रैकिंग के लिए गए थे वे अचानक बर्फबारी में फंस गए। हमें सूचना मिली कि 11 लोग लापता हैं। हमारी टीम रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। शुक्रवार सुबह वहां 2 शव बरामद हुए हैं। गुरुवार को वहां से 5 शव बरामद हुए थे और 2 लोगों को सुरक्षित निकाला गया था। काफ़ी बर्फबारी हुई पिछले हफ्ते के दौरान और इस वजह से उस इलाके में जो लोग ट्रैकिंग के लिए गए थे अचानक ही उस बर्फबारी में फंस गए। तो कल वहाँ पर जो जॉइंट ऑपरेशन था उसमें 5 डेड बॉडीज़ मिली थी और 2 लोगों को निकाला गया था वहाँ से, और 2 डेड बॉडीज़ अभी मिली हैं जो लमखागा के क्रॉस हैं हिमाचल साइड में। तो अब 9 लोगों को हम ट्रेस कर पाए हैं और अब 2 और लोगों को ट्रेस किया जाना बाकी है, जिसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। उत्तराखंड में इस हफ्ते भारी बारिश के चलते बाढ़ और भूस्खलन ने जमकर कहर बरपाया है। राज्य सरकार के मुताबिक इस आपदा में अभी तक 50 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। राहत और बचाव में लगी एनडीआरएफ ने बताया कि उनकी टीमें अभी तक राज्य में बाढ़ प्रभावित इलाकों से 1300 से ज्यादा लोगों को बचा चुकी है। पटना के धनरुआ में पुलिस और ग्रामीणों में झड़प हो गई। मामला इतना बढ़ गया कि जमकर पत्थरबाजी हुई और गोली भी चली, जिसमें सीओ राम कुमार प्रसाद के साथ करीब 25 से ज्यादा पुलिस के जवान जख्मी हो गए। हिंसा में 3 ग्रामीणों के भी जख्मी होने की खबर है। ग्रामीणों के मुताबिक पुलिस की गोली से एक युवक की मौत हो गई है। गोली किसने और किधर से चलाई यह अभी तक साफ नहीं हो पाया है। वहीं पुलिस इस मामले में किसी की मौत की पुष्टि नहीं कर रही है। हालात इतने बेकाबू हो गए कि मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल बुलाना पड़ा। वहीं कल देर रात तक गांव में तनाव बना हुआ है। बताया जा रहा है कि शुक्रवार को धनरुआ के मोरियामा में पंचायत चुनाव को लेकर अंतिम दिन प्रचार प्रसार था। वहीं एक दल के लोग अपने समर्थक के साथ घूम रहे थे, जिसे दूसरे दलों के लोगों ने रोक दिया। इसी में विवाद हुआ था, जिसके बाद इसकी सूचना पुलिस को मिली और वहां पर बाद में हिंसा हो गई। गुजरात के दाहोद जिले में 2 करोड़ 74 लाख रुपए के गांजा की खेती पकड़ी गई है। यहां क्राइम ब्रांच और एसओजी ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाकर गांजे की एक खेप बरामद की है। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। गिरफ्त में आया विक्रम मछार नाम का आरोपी खेत का मालिक बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक इस मामले में 2 लोग और फरार चल रहे हैं। एक अधिकारी ने बताया कि एक गुप्त सूचना के आधार पर दाहोद से 200 किलोमीटर दूर सिंगबड़ तालुका के हांडी गांव के खेत में छापेमारी की गई थी। फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। और अब देखिए आपके काम की खबर। कोरोना काल में आप भी अगर वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो खबर आपसे जुड़ी हुई है, क्योंकि ज्यादातर कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम दिया हुआ है ताकि कोरोना को बढ़ने से रोका जा सके। लेकिन अब ज्यादातर सेक्टर्स में एम्प्लॉयर अपने कर्मचारियों को वापस बुलाना चाहते हैं। अगर ऑफिस में नहीं तो कम से कम उस जगह पर जहां उन्हें काम पर रखा गया। हाल ही में डेलॉयट की ओर से किए गए एक सर्वे से पता चला है कि केवल 12% कंपनियां ही अपने कर्मचारियों को
कोरोना खतरे के कम होने के बाद भी स्थायी तौर पर कहीं से भी काम करने का ऑप्शन देने का प्लान बना रही है। यानी कि ज्यादातर कंपनियां अपने कर्मचारियों को ऑफिस बुलाना चाहती है। रिपोर्ट के मुताबिक डेलॉयट की ओर से किए गए सर्वे में 450 से ज्यादा कंपनियों को शामिल किया गया था, जिसमें यह बात सामने आई है कि बेहतर प्रोडक्टिविटी, कर्मचारियों के रिलेशन, हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर और डेटा प्राइवेसी जैसी वजहों को लेकर एम्प्लॉयर अपने कर्मचारियों को ऑफिस वापस बुलाना चाहते हैं। आजकल अपनी कमाई से कुछ रुपए बचाकर ज्यादातर लोग भविष्य के लिए निवेश करना चाहते हैं। अगर आप भी आने वाले दिनों में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो पोस्ट ऑफिस की सेविंग स्कीम्स में कर सकते हैं। इस स्कीम्स में अच्छा रिटर्न तो मिलता ही है, साथ ही आपका पैसा भी सुरक्षित रहता है। किसी वजह से अगर बैंक डिफॉल्ट भी होता है तो इन्वेस्टर को 5 लाख रुपए वापस मिलते हैं, लेकिन पोस्ट ऑफिस की स्कीम में ऐसा नहीं है। सिर्फ 500 रुपए के साथ सेविंग अकाउंट खोला जा सकता है, जिस पर आपको सालाना 4% रेट पर ब्याज भी मिलेगा, जबकि दूसरे बैंकों में ये ब्याज रेट कम है। पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में एक वयस्क 2 वयस्क तक मिलकर ज्वाइंट अकाउंट खोल सकते हैं। इसके अलावा किसी नाबालिग या फिर कमजोर दिमाग वाले शख्स की ओर से गार्जियन या फिर 10 साल से ज्यादा एज का कोई भी नाबालिग खुद के नाम पर भी अकाउंट खोल सकता है। क्या आपने अभी तक ITR फाइल नहीं किया है और आप इस वीकेंड में टैक्स फाइलिंग पोर्टल पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की सोच रहे हैं? तो ये जान लीजिए कि वेबसाइट आज और कल कुछ समय के लिए उपलब्ध नहीं रहेगी। नए इनकम टैक्स पोर्टल पर दी गई जानकारी के मुताबिक वेबसाइट को शनिवार यानी कि आज रात 10 बजे से रविवार सुबह 10 बजे तक इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। शेड्यूल मेंटेनेंस एक्टिविटी की वजह से पोर्टल एक्सेस नहीं किया जा सकेगा, इसलिए आप उससे पहले ही अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर लें। वेबसाइट बंद रहने की वजह से आप ITR फाइल करने के लिए ई-फाइलिंग पोर्टल को एक्सेस नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा आप इसका इस्तेमाल करके खुद को कानूनी उत्तराधिकारी के तौर पर रजिस्टर करना, टैक्स रिटर्न के वेरिफिकेशन के लिए अपने डिजिटल सिग्नेचर को रजिस्टर करना, फॉर्म 26AS को डाउनलोड या उससे जुड़ी जानकारी को भी चेक नहीं कर पाएंगे। आप अगर ट्रेन से यात्रा करने वाले हैं और सोच रहे हैं कि आज ही ऑनलाइन टिकट बुक करेंगे तो रात से पहले ये काम निपटा लें, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज देर रात से देश के बड़े हिस्से में ई-टिकट बुकिंग सर्विस बंद रहेगी, जिसकी वजह से रेल यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान ऑनलाइन टिकट की बुकिंग और ऑनलाइन पूछताछ समेत कई दूसरी सेवाएं नहीं मिल पाएंगी। ईस्टर्न रेलवे कोलकाता की ओर से जारी की गई सूचना के अनुसार PRS डेटा सेंटर में मेंटेनेंस एक्टिविटी की वजह से आज यानी कि शनिवार देर रात 11:45 से रविवार सुबह 5 बजे तक रेलवे की कई ऑनलाइन सेवाएं बंद रहेंगी। बता दें कि रेलवे के कई जोन कोलकाता PRS डेटा सेंटर से ही जुड़े हुए हैं। ऐसे में इनके दायरे में आने वाले यूपी, MP, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, असम समेत पूर्वोत्तर राज्यों में रेलवे के ऑनलाइन टिकट, ऑनलाइन रिटायरिंग रूम की बुकिंग, पूछताछ जैसी जरूरी सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी। और फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए टाइम्स नाउ नव भारत।